यानी 8 बजे तक का वक्त है, ईरान को 8 बजे तक जवाब देना है। ईरान ने 8 बजे तक जवाब नहीं दिया तो फिर बड़ा अटैक होगा। लेकिन जवाब कौन देगा? मुश्तबा खमनेई का एक एआई वीडियो सामने आया। पहले दावा किया गया खमनेई कंट्रोल रूम जा रहे हैं, लेकिन बाद में सच साबित हुआ ये एआई वीडियो है। लेकिन मुश्तबा खमनेई कहां है? सच ये है कि मुश्तबा खमनेई बेहोश है, वो होश में नहीं है, ऐसा दावा कई अलग अलग रिपोर्ट्स में किया गया है। अब जो ताजा जानकारी है, ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खमनेई पर यह दावा है। रिपोर्ट के मुताबिक जूनियर खमनेई कोमा में। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खमनेई बेहोश हैं। फिलहाल ईरान के कुम के अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। इजरायली खुफिया एजेंसी ने एक राजनयिक नोट के हवाले से यह दावा किया है। चोटों की वजह से मुश्तबा खमनेई की हालत गंभीर है। रिपोर्ट में दावा है वो फिलहाल देश चलाने की स्थिति में नहीं है। 28 फरवरी को हुए हवाई हमले में मुश्तबा घायल हो गए थे और इसी हमले में सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमनेई की मौत हो गई थी और इसी नोट में जूनियर खमनेई की लोकेशन की जानकारी दी गई। मुश्तबा तेहरान से करीब 87 मील दक्षिण कुम शहर में इस वक्त है, ऐसा दावा है। उस नोट के जरिए इस जगह को शिया बेहद पवित्र मानते हैं। इजराइल और अमेरिकी एजेंसी को उनकी लोकेशन की जानकारी भी है, लेकिन अब तक इसे सार्वजनिक नहीं किया गया था। बीच में जूनियर खमनेई के रूस जाने की भी अटकलें थीं। सुप्रीम कमांडर बनने के बाद से वो सार्वजनिक तौर पर नहीं दिखे। इस बीच उनके सोशल मीडिया पोस्ट जरूर सामने आए हैं। सवाल ये उठ रहा है कि ऐसे में फैसले कौन ले रहा है ईरान में? जूनियर खमनेई की जगह ईरान की तरफ से ऑर्डर कौन दे रहा है? ईरानी राष्ट्रपति की भी खमनेई से मुलाकात नहीं होने का दावा है। खबर आई, इससे राष्ट्रपति नाराज थे। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी सेना ही सारे फैसले ले रही है। सुनिए जरा विदेश मामलों के जानकार रविंदर सचदेवा साहब क्या कह रहे हैं। देखिए, अमेरिका ने मुश्तबा खमेनेई के लिए $10 मिलियन की जिसे कहते हैं बाउंटी इशू करी है कि कोई भी अगर इंफॉर्मेशन लाके दे जिसके चलते में से पकड़ ले या मार दे, $10 मिलियन। इसके जरिए अमेरिका कुछ तो होप कर रहा है कि ईरान के अंदर ही कोई ऐसा हो जो पैसे के लिए या इसका बहुत रेडिकल हेटर हो, वो दे चांस है। बट इसके अलावा यह भी इंडिकेट करता है कि ईरान के लोगों में क्या मैसेज जाएगा इसका। ईरान में मेरे विचार से मैसेज जो फिलहाल जा रहा है, इस रेजीम के अपोनेंट्स तो हैं, परंतु अब जो माहौल हो गया उसमें लोग ईरान को खतरे में देख रहे हैं। वो ये नहीं चाहते शायद कि कोई अमेरिका हमारे देश में हमारे को कंट्रोल करे। अब सवाल यह है कि मुश्तबा खमनेई अगर कोमा में है तो ईरान में फैसले कौन ले रहा है? ईरान अब तक कैसे लड़ पा रहा? ईरान ने देखिए 99वीं खेप मिसाइल की दाग दी है, मुश्तबा की तस्वीर लगाई है मिसाइल पर, और ये इजराइल और अमेरिकी ठिकानों पर। या फातिमा ज़हरा, मिसाइल के साथ साथ ड्रोन अटैक किए और ये ड्रोन अटैक इजराइल के पेट्रोकेमिकल प्लांट पर किए गए। न सिर्फ इजराइल बल्कि अमेरिकी ठिकानों पर ये जो ड्रोन आप देख रहे हैं, हदीद ड्रोन, ये अमेरिकी ठिकाने जो कुवैत में है उस पर दागे गए। और ये हमले अमेरिकी ठिकानों के साथ साथ
ये इजराइल की राजधानी तेल अवीव की तस्वीर देख रहे हैं। तेल अवीव पर ईरान का हमला हुआ। ईरान ने अमेरिका का MQ-9 रीपर ड्रोन मार दिया है। लगभग 250 करोड़ से ज्यादा की कीमत का MQ-9 रीपर है। और इन हमलों से नुकसान इजराइल को भी हो रहा है, जान माल का नुकसान। ये वो उनकी बॉडीज हैं जो ईरानी हमलों में मारे गए। तो बेगुनाह लोगों की जानें जंग में जाती हैं दोनों तरफ। दूसरी तरफ देखिए, हिजबुल्लाह भी अटैक कर रहा है इजराइल पर और रॉकेट दाग रहा है। न सिर्फ रॉकेट बल्कि हिजबुल्लाह के पास बैलिस्टिक मिसाइल भी है। दावा किया गया फतेह स्तर की बैलिस्टिक मिसाइल जो इजराइल पर दागी। अब सवाल यह है जो शुरू में मैंने पूछा कि अयातुल्लाह खमनेई मारे जा चुके हैं, मुश्तबा खमनेई कोमा में है, तो आखिर ईरान में हमले कैसे हो रहे हैं? अब तक अमेरिका और इजराइल जैसे देशों के सामने कैसे टिका ईरान? खमनेई ऐसा क्या करके गए थे वो बताता हूं। खमनेई की एक चाल भी अमेरिका पर भारी पड़ रही है। 2003 में जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया था, तब सद्दाम हुसैन की सेना कुछ हफ्तों में टूट गई, बिखर गई। इसका कारण यह था कि सैन्य संरचना यानी पूरा ढांचा पूरी तरह से सेंट्रलाइज था, केंद्रित था एक जगह। इराकी सेना के फैसले सद्दाम हुसैन लेते थे, सारे नियंत्रण उन्हीं पर थे, उन्हें खत्म किया, इराक खत्म। ऐसे में केंद्रीय नेतृत्व कमजोर हुआ तो पूरा सैन्य ढांचा ढह गया। इससे सबक लेते हुए ईरान ने नई सैन्य रणनीति तय की, जिसके तहत सैन्य शक्ति को कई स्वतंत्र इकाइयों में तोड़ दिया, जो कि केंद्रीय कमान से अलग होकर भी काम कर सकती है, वही कर रही है। तब ईरान ने IRGC को 13 प्रांतीय कमानों में पुनर्गठित किया। हर कमान का मुख्यालय, मिसाइल भंडार और खुफिया नेटवर्क दिया है। आप रोज देखते हैं किसी एक मिसाइल सिटी का तस्वीर, एक दिन किसी और मिसाइल की सिटी की तस्वीर। 13 अलग अलग प्रांतों में अलग अलग कमान सेंटर है, सबके अपने मिसाइल सेंटर है। इसका मतलब यदि राष्ट्रीय कमान प्रणाली खत्म हो जाए, तबाह हो जाए, तब भी ये इकाइयां स्वतंत्र रूप से लड़ाई जारी रख सकती हैं। इजराइल अमेरिका से संघर्ष में इस रणनीति का प्रभाव साफ दिख रहा है। हमले के शुरुआती चरण में ही बड़े नेता मारे गए या घायल हो गए, लेकिन इसके बावजूद सैन्य कार्रवाई रुकने के बजाय तेज हो गई। लेकिन इसके बावजूद अब तक अमेरिका और इजराइल से लोहा ले रहे हैं। देश की प्रांतीय कमानों ने स्वतंत्र रूप से मिसाइल ड्रोन हमले शुरू कर दिए। इसलिए बड़े हमले करने के बाद ईरान का सैन्य ढांचा बर्बाद नहीं हुआ। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यही रणनीति ईरान को हार से बचाती है। यह सिद्धांत जीतने की गारंटी तो नहीं, लेकिन हार मुश्किल बना देता है। यही इजराइल ईरान अमेरिका के युद्ध में साफ नजर आ रहा है। तमाम हमलों के बाद भी इजराइल अमेरिका के सामने ईरान टूटा नहीं है। अब इजराइल एक मोर्चे पर नहीं लड़ रहा है, वो अकेले ईरान से नहीं लड़ रहा है। देखिए, हिजबुल्लाह से भी लड़ रहा है। कई मोर्चे खुल चुके हैं। ये लेबनान में इजरायली अटैक है।
और इजराइल ने इसीलिए लेबनान में अपनी सेना उतार दी है, क्योंकि वो हमले तभी रुकेंगे जब सेना जाकर ग्राउंड ऑपरेशन करेगी और वहां मौजूद हिजबुल्लाह को खदेड़ेगी। अमेरिका ने अल्टीमेटम दिया कि अगर मंगलवार की रात को 8 बजे तक ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खोलता है या पीस डील नहीं करता है तो फिर हम ईरान के ऊपर ऐसा अटैक करेंगे, उसके पावर प्लांट और ब्रिजेस के ऊपर, कि उसे स्टोन एजिज में पहुंचा देंगे। उधर ईरान ने उसका जुबानी जवाब देने की बजाय उन्होंने असलियत में अटैक शुरू कर दिए और ऐसा लगने लगा कि जैसे मूसलाधार बारिश होने ही वाली है। यानी कि उसने इजराइल के ड्रोन फैक्ट्री के ऊपर हमला किया, उसने सेंट्रल इजराइल में हाइफा में और रिफाइनरी में हमला किया, और ऐसा हमला जो अब तक के हमलों में सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। उसने कुवैत में न केवल बैलिस्टिक मिसाइल से, न केवल क्रूज मिसाइल से, बल्कि ड्रोन से भी हमला किया, और कुवैत के तो उसने ऑयल रिफाइनरी को बुरी तरह से तबाह कर दिया। यानी अब मुझे ऐसा लगता है कि इस युद्ध में एक एस्केलेटरी स्पाइरल प्रारंभ हो चुका है। और जैसे जैसे युद्ध का माहौल और ज्यादा बढ़ रहा है आगे, इस बीच ईरान में भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी की गई। 48 घंटे तक ईरान में कहीं ना निकले। जो भारतीय ईरान में रह रहे हैं उनके लिए ये दिशा निर्देश जारी किए गए। 48 घंटे तक घरों में रहें, बाहर ना निकले, भारत ऊर्जा और मिलिट्री ठिकानों से दूर रहें। यह कहना है भारत की एडवाइजरी में कि जो भी पावर सेंटर, पावर प्लांट्स हैं, मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है, उससे दूर रहें। इमारतों के ऊपरी मंजिलों पर नहीं रहें। आवाजाही के लिए दूतावास के संपर्क में रहें। हेल्पलाइन नंबर भी जारी की गई हैं। ईरान में भारतीयों के लिए हेल्पलाइन ईमेल भी जारी किया गया है। तो अमेरिका क्या करने वाला है और बड़ा, ये अब से कुछ वक्त में साफ होगा। लेकिन जंग से दूसरे मुल्कों में जो परेशानी हो रही उसके असर साफ नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान लिए चलता हूं आपको, पाकिस्तान की तस्वीर देख रहे हैं। पाकिस्तान में गैस तेल को लेकर लोग सड़कों पर निकले और प्रदर्शन कर रहे हैं। अब देखिए जरा इसका सबसे बड़ा असर पड़ोस में हो रहा है। 8 बजे पाकिस्तान सो जाएगा। तेल गैस के संकट ने पाकिस्तान में हाहाकार मचा दिया है। बार बार कीमतें बढ़ाने के बाद भी जब स्थिति काबू में नहीं आई है तो शहबाज शरीफ सरकार ने आंशिक लॉकडाउन का फैसला किया है। रात 8 बजे पाकिस्तान में बाजार, शॉपिंग मॉल सब बंद हो जाएगा। यह लॉकडाउन इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में लागू होगा। इसके अलावा गिलगिट बाल्टिस्तान और पीओके इसमें शामिल होंगे। यह फैसला इस्लामाबाद में एक बड़ी बैठक के बाद किया गया। इस बैठक में पेट्रोल डीजल की खपत कम करने को लेकर चर्चा की गई। शहबाज की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में प्रांतों के मुख्यमंत्री शामिल थे। मुख्यमंत्रियों से चर्चा के बाद पाकिस्तान में फैसला लागू किया गया। शादी बारात के कार्यक्रमों पर भी रात 10 बजे के बाद प्रतिबंध लगाया गया है। हालांकि मेडिकल और फार्मेसी को इस नियम से अलग रखा गया है। तेल का खर्च कम करने के लिए सार्वजनिक परिवहन मुफ्त किए गए हैं। गिलगिट, मुजफ्फराबाद और अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पैसा नहीं लगेगा। 1 महीने तक इसका सारा खर्च शहबाज सरकार ही उठाएगी। फिलहाल पाकिस्तान में आज से स्मार्ट लॉकडाउन लागू हो गया है। सुनिए जरा पाकिस्तान में लोगों का हाल क्या है, उन्हीं की जुबानी। पूरे मुल्क में लॉकडाउन लगाया जा रहा है हफ्ते में 2 दिन। हर हफ्ते अब मार्केट्स बंद, शॉपिंग मॉल्स बंद। जब पेट्रोल 50 रुपए या 52 रुपए जो महंगा हो गया तो उसके बाद भी लॉकडाउन की क्यों सूरत पैदा हो रही है? क्या वजह है कि लॉकडाउन लगाना चाह रही है गवर्नमेंट? लॉकडाउन लगता है तो गरीब मर जाए, क्योंकि उनके पास बंगले हैं, गवर्नमेंट जॉब है, वो कहीं ना कहीं से अपना जुगाड़ बना के और रात को सो जाते हैं। हम लोग सुबह उठते हैं कमाने के लिए। अब ये अगर के लॉकडाउन लगते हैं, हम जैसा गरीब कहाँ जाए? लेकिन जो बाहर काम होने वाले हैं वो तो घर में बैठ के नहीं हो सकते ना। अब कोई अगर मजदूर है वो घर में बैठे कैसे मजदूरी करेगा? उसके लिए तो पॉसिबल ही नहीं है। स्मार्ट लॉकडाउन का कह रहे हैं, बहुत मुश्किल है। पहले लोग पिसे हुए हैं, मुश्किलात का शिकार हैं।
तो कैसे रोकेंगे ये बताएं। की फैमिली है वो क्या करेंगे, क्या फुटपाथ पे भीख मांगेंगे? हाँ, इनको बोलो आओ तुम रोड पे भीख मांगो, आप मांगेंगे? ऐसी भिखारी है भीख मांगेंगे? अरे वही दुनिया की जंगें हुई है सब मुल्कों में, वहाँ महंगाई नहीं हुई, यही हुई है। और देखिए पाकिस्तान के लिए मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं, क्योंकि एक तरफ 8 बजे के बाद पाकिस्तान में बत्तियां बंद हो जाएंगी और दूसरी तरफ यूएई कह रहा है जो कर्जा लिया है वो तो हर हाल में लौटाना पड़ेगा। यूएई ने कर्ज का पैसा मांगा तो पाकिस्तान तिलमिला उठा है। 30 साल बाद पाकिस्तान को 32,000 करोड़ रुपए यूएई को लौटाना है, लेकिन इन पैसों को वापस देने पर पाकिस्तान के नेता बौखला गए। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री मुशाहिद ने यूएई का मजाक उड़ाया। उन्होंने यूएई के लिए बार बार बेचारा शब्द का इस्तेमाल किया, साथ ही मजाक उड़ाते हुए कहा यूएई को पैसे की जरूरत है। मुशाहिद ने यूएई पर मदद के नाम पर ढोंग रचने का भी आरोप लगाया। कहा यूएई की 1 करोड़ की आबादी में 43 लाख भारतीय हैं, ख्याल रखना चाहिए कहीं वो अखंड भारत का हिस्सा न बन जाए। जानकार मानते हैं कि इस बौखलाहट के पीछे खराब अर्थव्यवस्था है पाकिस्तान की। पाक ने यूएई के कर्ज का $3.5 बिलियन लौटाने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन इससे उसकी अर्थव्यवस्था और ज्यादा खस्ताहाल हो जाएगी, क्योंकि यूएई का कुल कर्ज पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार का 18% है। इसके अलावा इसी महीने अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को $1.3 अरब भी देने। ऐसे में इस भुगतान के बाद पाकिस्तान का खजाना लगभग खाली हो जाएगा। सुनिए जरा, पाकिस्तान ने अगर कर्जा लौटा दिया तो क्या हाल होगा, सुनिए एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। ये समझ लो समझ लो उनके पीछे लग के ना ये सारे काम हो रहे हैं, उनके पीछे लग के ये लफ्ज जो पीछे जो है सुपर पावर, अच्छा अमेरिका या हाँ जो जो भी है टाइम होता है देने हैं। ये नहीं कि हम उसको अड़ब कर रहे हैं या कोई इनकारी कर रहे हैं, ये इनकारी नहीं है। नाराज होने के गिनाबे वाला कोई रीजन ही नहीं बनती। ठीक है, मकसद बात का ये है कि उन्होंने पैसे मांगे हैं, हम लोगों ने देने हैं। ठीक है, आज भी देने हैं, कल भी देने हैं, लेकिन इस वक्त जो क्राइसिस चल रहे हैं हर किसी को पता है। हमने उन बेचारों की हमेशा मदद की, यूएई वालों की, उनके मुल्क को बनाया, उनकी फौज की मदद की, और अब उन बेचारों को जरूरत है पैसे की तो हम पैसा देने को तैयार हैं। दुनिया है मफादात की, जज्बात की नहीं है। और मतलब कर्ज लेना और कर्ज लेकर पिछले कर्ज का सूद देना। आप सोचें कि कर्जे इतने बढ़ गए हैं, 81,000 अरब जो है वो कर्जे वो इतने बढ़ गए हैं कि आपको उस पर सूद की ही एक बड़ी जो अमाउंट है वो अदा करना पड़ता है। पाकिस्तान ने कोशिश की है, मुज़ाकरात किए हैं, बातचीत की है, जिसको मंजर-ए-आम पर नहीं लाया गया कि ये रोल ओवर मजीद हो जाए। तो यूएई गवर्नमेंट जो है वो उसको पाकिस्तान ने ये फैसला तो कर लिया, दे रहे हैं। पाकिस्तान ने बहुत मस्के मुस्के लगाए हैं अमारातीज को, लेकिन अमारातीज ने अब एक अच्छी खबर देश के लोगों के लिए जो सिलेंडर के संकट से जूझ रहे हैं। खबर यह है कि जंग के बीच 5 किलो वाले सिलेंडर की डिमांड बढ़ गई है। 23 मार्च से अब तक ऐसे 7 लाख सिलेंडर बिक चुके हैं। इस सिलेंडर को छोटू, मिनी और अप्पू कहा जाता है। यह सिलेंडर लेना बेहद आसान है, जिन्हें FTL यानी फ्री ट्रेड LPG सिलेंडर कहा जाता है। इसके लिए सिर्फ एक वैध फोटो ID दिखानी होती है। इसके लिए कोई एड्रेस प्रूफ भी नहीं देना है। इन्हें नजदीकी गैस एजेंसी से आसानी से खरीदा जा सकता है। यह छात्रों और प्रवासी मजदूरों के लिए बड़ी राहत है। 4 अप्रैल को 90,000 से ज्यादा FTL सिलेंडर बेचे गए। राज्यों के लिए केंद्र सरकार ने LPG पर बड़ा फैसला लिया है। राज्यों को अब 5 किलो वाले सिलेंडर दोगुने मिलेंगे, लेकिन खुले में इन्हें 2,000 रुपए में भी भरा जा रहा है। मतलब 1 किलो की कीमत 400 तक वसूली जा रही है। कुछ जगहों पर लोगों ने इसकी शिकायतें भी की हैं। खुले में गैस भरने वाले दुकानदार ज्यादा पैसे ले रहे हैं। अब सरकार के इसका कोटा दोगुना करने से लोगों को लाभ मिलेगा। उन्हें ब्लैक में ज्यादा पैसे देकर इन्हें नहीं खरीदना पड़ेगा। सुनिए जरा ज्वाइंट सेक्रेटरी क्या कह रहे हैं। भारत सरकार ने एक नया ऑर्डर इशू किया है और इस ऑर्डर के द्वारा 5 किलो FTL सिलेंडर की सेल को डबल करने की बात की गई है। कल लगभग 1 लाख सिलेंडर, 5 किलो के 1 लाख सिलेंडर्स की सेल हुई है। मैं ये भी बताना चाहूंगी कि हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने पिछले 4 दिनों में लगभग 1300 अवेयरनेस कैंप्स किए हैं और इन अवेयरनेस कैंप्स में लगभग 10,000 5 किलो के सिलेंडर्स भी सेल हुए हैं। 23 मार्च से लगभग 7,80,000 से ज्यादा 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल हो चुकी है।